हेलो इंटेलिजेंस, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा हम 10th क्लास चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एग्जाम्पलर बुक से करने वाले हैं। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट का लिंक सारा इस चैनल पे मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ पे चेक कर लेना। हम एग्जाम्पलर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। आज वन शॉट करने वाले हैं, मतलब पूरा चैप्टर हम आज कंप्लीट कर लेंगे। मैं नहीं मानता। और एक्सरसाइज 1.1 क्योंकि सारी की एमसीक्यू बेस्ड है, तो हम एमसीक्यूज़ करेंगे सारे, एमसीक्यूज़ करेंगे सारे, बट 10 ओनली। लेकिन उसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी 1.2, 1.3, 1.4 वगैरह, वो सारी हम अपने सेशन 2024 25 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करने वाले हैं। अब आए ना लाइन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फॉर सम इंटीजर्स एम, ये क्वेश्चन सिलेबस में ना होने के बावजूद इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जो हमने नेक्स्ट चैप्टर्स करने हैं ना, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, उसमें ये चीज़ें काम आएंगी। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देखो, तो नॉलेज होनी ज़रूरी है। फॉर सम इंटीजर्स एम, एवरी इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म दिस। उसने बोला है एम कोई भी एक इंटीजर है, तो इवन इंटीजर किस फॉर्म का होगा? बेटा ये याद रख लेना, जो भी इवन इंटीजर है वो हमेशा 2 मल्टीप्लाई एम फॉर्म का होता है। मतलब इस एम से हमें कोई लेना देना नहीं, ये एम चाहे जिस टाइप का मर्जी हो, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये इवन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं एम की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, यहाँ पर मान लो एम की वैल्यू 4 कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये ओड है, लेकिन जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर तो इवन आया। यहाँ पर 4 इवन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तब भी इवन रहा। यानी कि 2m इज़ ऑलवेज इवन नंबर नो मैटर व्हाट द वैल्यू ऑफ m एक्चुअली इज। ओके, सिमिलरली फॉर सम इंटीजर्स q, एवरी ओड इंटीजर, यहाँ पर इवन की बात करी थी, यहाँ पर ओड की बात करिए। अब देखो इवन इंटीजर क्या है, 2m है ना। ठीक है, और जब हम काउंटिंग करते हैं, जैसे कि ये देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसी हम काउंटिंग लिखते हैं। तो ये ओड इंटीजर है, उसके बाद इवन आया, फिर नेक्स्ट वाला ओड आया, फिर नेक्स्ट वाला इवन आया। मतलब जब हम +1 करते हैं तो वो इवन का ओड या ओड का इवन हो जाता है ना। और अभी हमने देखा कि ये जो 2 मल्टीप्लाई समथिंग टाइप का, ये हमेशा इवन होता है। तो उसमें जब 1 ऐड करेंगे, यानी कि जो अगला इंटीजर आएगा तो वो ऑब्वियसली ओड ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ओके, नाउ द थर्ड वन इज n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ वैल्यू ऑफ n इज। अब वैसे तो बेटा बाकायदा इसका पूरा प्रूफ है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम एमसीक्यूज़ में हैं तो हम ऑप्शंस की हेल्प से रिजेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि n² - 1 इज़ डिविजिबल बाय 8, यानी कि 8 के टेबल में वो आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब n को मान लो मैं 1 पुट कर लेता हूँ। अगर मैं n को 1 पुट कर लेता हूँ तो इट विल बी 1² - 1 ना। तो 1² - 1 का मतलब 0। अब 0, ठीक है ना, 8 के टेबल में आता है, 8 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, 0 तो सबके टेबल में आता है। ठीक है, तो अब 0 क्या है, एक इंटीजर है, बिल्कुल ठीक है। एक नेचुरल नंबर है ना, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे 1 की बात हो रही है। हमने n को 1 पुट करा ना, तो 1 एक नेचुरल नंबर तो है, ये भी पॉसिबल है। 1 एक ऑड इंटीजर है, ये भी पॉसिबल है। 1 एक इवन इंटीजर है, हाँ ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी कैंसिल आउट हो जाएगा। बात को समझ गए? देखो, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला है इवन इंटीजर है, यहाँ पर उसने बोल दिया इंटीजर है, मतलब यहाँ पर इवन ओड सब कुछ आ जाएगा, लेकिन इवन तो नहीं आ रहा ना, हमें पता है। तो यानी कि उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। अब बचा बी या सी ऑप्शन, कि वो ओड इंटीजर होगा या कोई नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो भी रिजेक्ट कर सकते हो। मान लो आप n की वैल्यू -1 कर लो, तो जब आप -1 का स्क्वायर करोगे और उसमें -1 करोगे, यानी कि 1 - 1 0 आ गया ना फिर से, जो कि 8 के टेबल में है। अब -1 पुट कर रहा है, -1 कोई नेचुरल नंबर तो नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल आउट हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी एन ओड इंटीजर, दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ अब हमारे मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखना, फोर्थ वन इज इफ़ HCF ऑफ 65 एंड 117, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m - 117 देन वैल्यू ऑफ m। HCF जो है 65 और 117 का हम HCF फाइंड करेंगे, वो इस टाइप का HCF है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो भी HCF आएगा उसको इसके इक्वल लिख देंगे, क्योंकि उसने बोला ना कि इसी टाइप का है, तो उससे हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अच्छा, 65 और 117 के LCM देख लो, सॉरी HCF। 65 के फैक्टर कर लो, 65 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 × 13। 117 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये बन जाएगा 3 × 3 × 13। ठीक है, 13 9 ज़र 117 होता है ना। ओके, अब इनका HCF देख लो। HCF क्या आएगा बेटा, एक 13 ही कॉमन है दोनों में, तो HCF 13 आ जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला है, HCF इस टाइप का 65m - 117, यानी कि 65m - 117 जो है वो 13 के इक्वल है। बात को समझ गए? तो 65m की वैल्यू क्या होगी, 13 + 117, यानी कि 65m क्या हो जाएगा, 3 और 7 10, 11 और 1 12 और 1 13। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 130/65, जो कि 2 के टेबल में कट आउट हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2। m की वैल्यू इज सिंपली ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था ना ये। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 से इज
द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 125 लीविंग द रिमाइंडर्स 5 एंड 8। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा। उसने बोला है कि वो लार्जेस्ट यानी कि बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो डिवाइड कर रहा है 70 और 125 को, ठीक है, और रिमाइंडर दे रहा है 5 एंड 8। ऐसे क्वेश्चन को करने का बेटा एक ही तरीका होता है, बड़ा आसान तरीका होता है। क्या मेथड है वो, कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताना है। लार्जेस्ट नंबर आ गया यानी कि HCF फाइंड करना है, ठीक है, जिसको 70 से डिवाइड मतलब 70 और 120 डिवाइड करने पर 5 और 8 एलसीएम सॉरी रिमाइंडर आता है। तो हमने क्या करना होता है बेटा, HCF फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, HCF। किसका HCF फाइंड करना है बेटा, 70 में से मतलब नंबर में से उसका रिमाइंडर माइनस कर दो। 70 माइनस 5 यानी कि 65 हो गया। दूसरा नंबर क्या, 125, 125 माइनस 8 यानी कि 117 हो गया। मतलब इनका जो HCF आएगा वही अपना आंसर है। और इनका HCF तो हमने अभी फाइंड करा 65 और 117, HCF कितना बेटा 13, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए 13 विल बी दी राइट वन। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ठीक है, आपने क्या करना है, जो भी ओरिजिनल नंबर्स हैं उसमें से रिमाइंडर माइनस कर देना है और जो भी वो नंबर्स आएंगे उनका HCF ही आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा। अब देखो 6th और 7th को तो सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे तो किसी को नहीं थी, ठीक है ना। चलो, तो टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी दे रखे हैं, आर रिटन एज ए इक्वल्स टू एक्स पावर 3 वाई पावर 2 एंड बी इज एक्स पावर 1 इंटू वाई पावर 3, देन एक्स वाई आर प्राइम नंबर। उनका HCF बताना बेटा। HCF की शॉर्टकट ट्रिक मैंने बता रखी है, जो मैंने NCERT का सोल्यूशन कराया, प्लस इंट्रोडक्शन की वीडियो। बेटा इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैंने बताया कि HCF फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड क्या बेटा, कि हमने छोटी वैल्यू देखनी है। यहाँ पर x की वैल्यू 3, x की पावर 3 है, x की पावर 1 है, यानी x की छोटी पावर 1 आ गई, ठीक है। यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो C और D ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब बचा y की छोटी पावर 2 है, यहाँ y की छोटी पावर 1 है, y की छोटी पावर 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी दी राइट वन, ठीक है। तो HCF के लिए आपने क्या देखना है, छोटी पावर देखनी है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह के दे रखे हैं और हमने LCM बताना है। एलसीएम के लिए आपने क्या करना है, बड़ी पावर देखनी है बस। यहाँ पर ए की बड़ी पावर क्या बेटा 3 है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ए की बड़ी पावर 3 है, बी की बड़ी पावर कितनी है 2 एंड 1, बी की बड़ी पावर 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी दी राइट वन, ठीक है। ऐसे देखना है अपने। अच्छा अब देखो 8th क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल। बेटा ये 9th क्लास का काम है, वैसे मैंने ये पूरा फ्लो चार्ट शॉर्ट्स में भी बना रखा है, प्लस आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी बताया हुआ है, ठीक है। मैं दोनों का लिंक डाल दूंगा, शॉर्ट का लिंक भी डाल दूंगा, इंट्रोडक्शन का भी, ठीक है। तो रैशनल और इरेशनल की प्रोडक्ट जो होती है दैट इज़ ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। एक मिनट, हाँ इरेशनल ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में रैशनल है। इट इज़ ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो बेटा वो शॉर्ट्स वगैरह ज़रूर चेक कर लेना, ओके। अच्छा 9th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 9th में क्या है, द लीस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। उसने बोला ऐसा लीस्ट नंबर बताओ जो इन सभी नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। बेटा HCF हमेशा इन सभी नंबर्स को डिवाइड करता है और LCM हमेशा इन सभी नंबर से डिविजिबल होता है, ये बात ध्यान में रखना, ये भी इंट्रोडक्शन में बता रखे, ठीक है। तो डिविजिबल पूछा है इन सब से, यानी कि हमें 1 से लेके 10 तक क्या करना है बेटा, LCM फाइंड करना है, जो कि अपना 2520 बन जाएगा। LCM आपको फाइंड करना आता है, ठीक है। अच्छा अब ये देखो नॉलेज के लिए ज़रूरी है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन देख लो, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर। मतलब इसकी जब डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब कि जब हम इसको ऐसे करके डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के बाद ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। 1 डेसिमल प्लेस आएगा, 2 डेसिमल प्लेस आएंगे, 3 आएंगे या 4 आएंगे, ये तो बिल्कुल ईजी है। बेटा देखो तुमने क्या करना है, 1250 के फैक्टर कर लेने हैं, ठीक है। 1250 के ऐसे करके फैक्टर कर लेने हैं, तो 2 से कर दो 6, 2 2 ज़ार 4, ठीक है, 2 5 ज़ार 10, फिर 5 के टेबल पे आ जाएगा, ठीक है। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, फिर 5 आ गया यहाँ पे 25, फिर 5 आ गया 5, फिर 5 आ गया और 1, ठीक है। जब तुम 1250 के फैक्टर्स करोगे तो 2 की सिंगल पावर है लेकिन 5 की 4 पावर है, ठीक है। तो बेटा जो बड़ी पावर होती है ना हमेशा, ठीक है, 2 और 5 में जो बड़ी पावर होती है ना हमेशा, आफ्टर उतने डेसिमल प्लेसेस वो एंड करता है। बड़ी पावर 4 है तो आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 1.2, ओके। आज हम 1 शॉट में कंप्लीट कर लेंगे। और 1.3 आ गई, 1.2 कहाँ गई, हाँ ये रही 1.2, ओके। अच्छा बेटा 1.2 में से आपके 3 ही क्वेश्चन है सिलेबस में, क्वेश्चन 6 7 एंड 8, ओके। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर 5 to 5 and 3000 आर बोथ डिविजिबल बाय, तो फिर नंबर्स आएगा, हाँ, आर बोथ डिविजिबल बाय ओनली 3 5 15 25 एंड 75, सो व्हाट इज़ दियर HCF, कमेंट योर आंसर, ओके। देखना इसमें क्या पूछा उसने बोला है कि 525 और 3000 ये दो नंबर्स हैं जिसको सिर्फ यही नंबर्स डिवाइड करते हैं, तो उनके HCF बताओ।
बेटा एक बात तो हमेशा याद रख लो, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो HCF होता है ना कि वो ओरिजिनल दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, चाहे 2 नंबर्स हों 3 नंबर्स हों, जितने भी नंबर्स का हम HCF फाइंड कर रहे हैं वो ओरिजिनल नंबर्स को डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि ये 3 भी इसको, अब देखो क्योंकि ये सारे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इसका HCF 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है। अब हमें क्या पता चलेगा इनका HCF क्या है, लेकिन HCF में ये एक वर्ड आता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन मतलब सबसे बड़ा कॉमन क्या है, सबसे बड़ा तो 75 है ना, तो इनका HCF क्या आ जाएगा, 75। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, इसी को आपने इंग्लिश में लिख देना। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखोगे, मैं छोटा सा लिख देता हूँ यहाँ पे कि सिंस HCF ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, ऐसे आपने इंग्लिश लिख देनी है, HCF ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज डिवाइड दैट नंबर्स। ठीक है, जो HCF होता है वो हमेशा दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। एंड ऑल्सो ऑल्सो HCF इज़ दी हाइएस्ट, ऐसे क्वेश्चन बेटा MCQ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो HCF क्या होता है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, सो आउट ऑफ क्या, 3, 5, 15, 25 और 75, 3, 5, 15, 25 एंड 75, 75 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। जो 75 है वो क्या आपका सबसे बड़ा नंबर है। देयर फोर HCF ऑफ 525 एंड 3000 विल बी इक्वल्स टू 75। दैट्स योर आंसर। ओके, बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन था, बस आपके कॉन्सेप्ट को चेक करना था, वो इसमें कुछ सोल्व नहीं करना आपने। एक्सप्लेन वाई 3 × 5 × 7 + 7 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये तो बेटा मेरे ख्याल से आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है, ये तो अच्छे से आता होगा, मैंने इंट्रोडक्शन में बड़े अच्छे से बताया। अब बेटा देख लो, यहीं पे कर देते हैं छोटा सा, +7 है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ बेटा कि एक टर्म तो आपके पास ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, अब इन दोनों में 7 कॉमन है, कॉमन कर लो, अंदर क्या बच जाएगा, 3 5 ज़ार 15 +1। ठीक है, तो क्या बन गया, 7 × 16। अब यानी कि ये पूरा नंबर चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या बनेगा ये, 16 7 ज़ार 112। अब देखो ये 112 नंबर आ गया, इसमें से 7 कॉमन आ गया कि नहीं। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम के अपोजिट होता है कंपोजिट। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ वन एंड इटसेल्फ, सिर्फ इन दो ही टेबल्स पर आते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, वन एंड इटसेल्फ से लेकर ये 16 के टेबल में भी आ रहा है, ये 7 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी होगा, 4 में भी होगा, 8 में भी होगा, सब में होगा ना। तो इस वजह से ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हम इसको लिखना है तो इंग्लिश छोटी सी लिख देंगे, सिंस वी गेट 7 अ नंबर, कौन सा नंबर है, अदर देन 1 एंड गिवन नंबर। ठीक है, तो हम इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि 1 और गिवन नंबर के अलावा हमें ये एक 7 मिल गया। ठीक है, सच दैट द गिवन नंबर, कि जो आपका गिवन नंबर है इज़ डिविजिबल बाय, जो गिवन नंबर है दैट इज़ डिविजिबल बाय 7। ठीक है जी, तो अब क्योंकि ये 1 और गिवन नंबर के अलावा एक और नंबर मिल गया, यानी कि ये प्राइम नंबर तो है नहीं, तो प्राइम नंबर नहीं है, तो दैट इज़ वाई द गिवन नंबर इज़ कंपोजिट। क्योंकि दो ही तरह के नंबर होते हैं, या तो प्राइम होता है या कंपोजिट होता है। ठीक है, अगर वो प्राइम है तो ठीक है, अगर प्राइम नहीं है तो कंपोजिट है, बस। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन करते हैं, लास्ट। कैन टू नंबर्स हैव देयर HCF 18 एंड LCM 380। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, इसमें MCQ में बड़ा परेशान करता है ये, लेकिन बहुत ईजी है। उसने बोला कि क्या ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिनका HCF 18 हो और उनका LCM 380 हो। ठीक है, अच्छा अब कैसे बताएंगे, गिव रीज़न। बेटा देखना ध्यान से कि ये बात हमेशा ध्यान में रखो, हमेशा ध्यान में रखो कि जो HCF होता है ना दो नंबर्स का, ठीक है, जो HCF होता है वो ऑलवेज का मतलब ऑलवेज डिवाइड LCM। ठीक है, जो दो नंबर का HCF होता है ना वो उन दोनों नंबर्स के LCM को हमेशा डिवाइड करता है, ऑलवेज डिवाइड करता है। ठीक है, तो आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड करके देख लो, अगर प्रॉपर डिवीजन हो जाती है, मतलब पॉइंट्स में आंसर नहीं आता, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यस पॉसिबल है, अगर रिमाइंडर नॉन ज़ीरो आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है। बात को समझ गए। ठीक है, तो ये देख लो 18 और यहाँ पर आ जाएगा 318। ठीक है, 18 2 ज़ार 36, तो 2 0 20, 18 1 ज़ार 18 और 2। ठीक है, रिमाइंडर अब प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब कि ऐसे नंबर्स पॉसिबल नहीं है। बात को समझे। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो, कटिंग करके देख लो, प्रॉपर कटिंग हो जानी चाहिए। 2 9 ज़ार 18। ठीक है, ये क्या बन गया 19, तो ये 190/9 आ गया, जिसकी फर्दर कटिंग नहीं हो रही, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ से भी हम कह देंगे कि ऐसे दोनों नंबर्स पॉसिबल नहीं है जिनका HCF 18 हो और LCM 380 हो। बेटा ये MCQs के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है और बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब लास्ट आते हैं 1.3 एक्सरसाइज पे। ठीक है,
आज हम वन शॉट में ख़त्म ही कर देंगे इसको। 1.3 लास्ट एक्सरसाइज बेटा, इसके अलावा एक एक्सरसाइज 1.4 भी है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसका एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, तो वो एक्सरसाइज मैंने नहीं ली। तो 1.3 करते हैं। 1.3 में से भी 10, 11, 12 और 14 ये 4 ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए, प्रूव दैट √3 प्लस √5 इज़ अ रैशनल नंबर। प्रूव करना है कि √3 और √5 एक इरेशनल नंबर है, सॉरी, ठीक है, इरेशनल नंबर है। जैसे हम वैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करना। क्या? ऑन दी कॉन्ट्रेरी सपोज, क्या सपोज करना है भाई, √3 प्लस √5 इज़ अ रैशनल नंबर। ऐसे ही तो करते हैं हम, ठीक है, इज़ अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो देयरफॉर √3 प्लस √5 को मैं किस अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ, A/B, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, ठीक है जी, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स एंड उनका HCF हम कर लेते हैं 1, ठीक है। वैसे यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब देखो उसको A/B फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो तुमने क्या करना है, किसी भी एक को ना दूसरी तरफ ले जाओ, A/B माइनस √5, ठीक है, और दोनों तरफ कर दो पावर 2। बात को समझे, किसी एक को राइट साइड में शिफ्ट कर दो और पावर कर दो 2, ओके। तो पावर 2 कर दी, यहाँ पर 3 आ गया, ये क्या बन गया, A² प्लस B² माइनस 2 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B। बात को समझे, A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा 3। अच्छा, अब क्या करो, 3 माइनस ये A² अपॉन B² दूसरी तरफ चला गया, ये 5 आ जाएगा, ये भी दूसरी तरफ चला गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, -2A/B√5, ओके। अब ये -2A/B है, इसको भी दूसरी तरफ ले जाओ, नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो B/2A आ गया, -3 प्लस A² अपॉन B² प्लस 5 इक्वल्स टू √5, यानी कि ले दे के अपने पास √5 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब देखो, हमने देखा था कि बी और ए दोनों रैशनल नंबर हैं, 5 भी रैशनल नंबर है, 3 भी रैशनल नंबर है, सारे रैशनल नंबर्स हैं, और हम छोटी 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि रैशनल नंबर को प्लस करो, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ मर्जी करो, वो रैशनल का रैशनल ही रहता है, ठीक है। सिंस, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, कि जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो √5 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, तो √5 भी क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम प्रूव करके आए हैं कि √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। हैंस हैंस अवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, हमारी जो सपोजिशन है वो गलत है। सपोजिशन का मतलब जो हमने सपोज करा था वो गलत सपोज कर रहा है, और हमने सपोज क्या करा था, सपोज हमने ये करा था कि √3 प्लस √5 इज़ अ रैशनल नंबर, जो कि गलत हो गया। इट मीन्स देयरफॉर √3 प्लस √5 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, दैट इज़, अगर रैशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, इररेशनल नंबर। बस सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सा इजी सा छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शो दैट 12 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है जी, ये भी आपकी बुक में है क्वेश्चन भर भर के। 11th को करते हैं हम। वो कह रहा है कि 12 पावर n है दैट कैन नॉट एंड विद 0 और 5, जो कि 0 और 5 से एंड नहीं हो रही, फॉर एनी नेचुरल नंबर n की आप कोई भी वैल्यू ले लो। चलिए ठीक है जी, 12 पावर n है, जब मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो वो क्या बनेगी, 2, 6, 2 एंड 3 उसकी पावर n, ये बनेगी 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि अगर उसको 0 से एंड होना है तो उसके फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए, ठीक है, और अगर उसको 5 में एंड होना है तब भी 5 आना चाहिए, यानी 5 तो दोनों केसेस में ज़रूरी है, और दोनों केसेस में 5 नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो सिंस सिंस 12 पावर n टू एंड विद 0, ठीक है, 5 मस्ट बी देयर, 5 मस्ट बी देयर कहाँ पर, इन दी प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 मस्ट बी देयर इन प्राइम फैक्टराइजेशन, इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 पावर n, विच इज़ नॉट सो, विच इज़ नॉट सो मतलब कि जो यहाँ पर नहीं है, जो कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो बाय यूनिकनेस, सो बाय यूनिकनेस प्रॉपर्टी, इस लाइन को जरूर लिखना है, ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है जी, क्योंकि 2 मार्क्स लेने हैं, सिर्फ इसी से 2 थोड़ी मिलेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये है कि जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली ना वो यूनिक है। ये नहीं है कि मेरे फैक्टर जैसे 2 × 2 × 3 आ रहे हैं तो आपके 3 × 5 × 7 आ जाएगा, ऐसा नहीं है, सबके ऐसे ही आएंगे, ठीक है।
अब सबके ऐसे ही आएंगे और 5 नहीं आ रहा, इट मीन्स कोई भी बच्चा इसको सोल्व कर ले 5 नहीं आएगा। यही तो यूनिकनेस का कमाल है। ठीक है, तो 5 नहीं आएगा तो बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 12 पावर n कैन नॉट या कांट एंड विद 0। बस क्वेश्चन वाली लाइन लिख दो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अच्छा, अब 12th क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 12th में क्या है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर। उसने बोला एक मॉर्निंग वॉक के लिए 3 लोग निकले हैं, ठीक है जी, गप्पे मारते हुए। एंड दियर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। मतलब जो एक आदमी है वो स्टेप ले रहा है 40 सेंटीमीटर, स्टेप का मतलब ऐसे करके चलते हैं कि नहीं, ये 40 सेंटीमीटर का स्टेप है। जो दूसरा आदमी है उसका ऐसे 42 सेंटीमीटर का स्टेप है, जो तीसरा आदमी है उसका ऐसे 45 सेंटीमीटर का स्टेप है, ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं, समझे। तो व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। ठीक है, तो उसने बोला कि बताओ मिनिमम कितना डिस्टेंस वो कवर करेंगे। तो बेटा जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ना, हमेशा ध्यान में रखना कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें सेम टाइम पे स्टार्ट हुई हैं तो वो कब जाके मिलेंगी, उस केसेस में हमेशा एलसीएम लेते हैं। ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर बेल्स वाला क्वेश्चन आया था कि 3 बेल्स हैं वो एक साथ बज रही हैं तो कितने टाइम बाद एक साथ फिर से रिंग करेंगी। ऐसे केसेस में हमेशा एलसीएम लेना। बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि एचसीएफ कहाँ लेना है, एलसीएम कहाँ लेना है। ठीक है, तो अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जिनकी टाइमिंग अलग अलग है लेकिन उनको कुछ फिक्स टाइम के बाद फिर से एक ही जगह पर मिलना है, ऐसे केसेस में हमेशा वी फाइंड एलसीएम, हमेशा वी फाइंड एलसीएम। ठीक है जी, तो एलसीएम के लिए क्या है, 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, ये बन जाएगा 2 20 2 10 2 5 और 5, यानी कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। बात को समझे। उसके बाद क्या था 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 21 3 एंड 7, इसमें सभी की पावर 1 1 है। फिर आ गया 45 को कर लो पहले 3 3 15 फिर 3 और फिर 5, ये बन जाएगा 3 पावर 2 एंड 5 पावर 1, और ये बन जाएगा 2 पावर 1 3 पावर 1 एंड 7 पावर 1। ठीक है जी, अब एलसीएम है। एलसीएम के लिए आपको अभी एमसीक्यूज में बता के हटाऊँ कि बड़ी बड़ी पावर उठानी है। 2 की बड़ी पावर क्या है, 2 पावर 3 2 पावर 1 कुछ नहीं है, 2 की बड़ी पावर यहाँ पर 3 है। 3 की बड़ी पावर देख लो क्या है, यहाँ पे 3 की कोई पावर नहीं है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की बड़ी पावर 2 आ गई। ठीक है, अब 5 है, 5 की बड़ी पावर देख लो क्या है, 1 है, यहाँ पे 5 की पावर कोई नहीं है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 दिख रही है। 7 देख लो, 7 की कोई पावर नहीं है, 7 की 1 पावर है, 7 की कोई पावर नहीं है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 आ रही है। ठीक है, यानी हमें इनको करना है सोल्व। ओके, सिंपली। अच्छा, अब मल्टीप्लाई की ट्रिक देख लो, पेपर में टाइम बचता है। देखो जहाँ पर भी तुमको 2 और 5 दिख जाए ना, अभी तो हमने देखा है 2 और 5 मिला के 10 बनता है, जहाँ पर भी तुमको 2 और 5 दिख जाए ना तो उसको तो एज इट इज़ छोड़ दो। जैसे कि एक 2 और 5 क्या बन जाएगा 10, इसको तो साइड में रख दो। बाकी बचा 2 की पावर 4 जो कि 4 होगा, सॉरी 2 की पावर 2 जो 4 होगा, फिर बचा 3 की पावर 2 जो 9 होगा, फिर बचा 7 की पावर 1। ठीक है, तो 4 9 ज़ार 36, 36 इंटू 7 इंटू 10, 36 इंटू 7 कर दो क्या, मतलब इस 10 को इस जीरो को कुछ नहीं छेड़ना, एंड में आगे एक जीरो लग जाएगी बस। तो ये क्या बन जाएगा 7 6 ज़ार 42, 4 कैरी, 7 3 ज़ार 21 और 4 25, तो आपका आंसर क्या आ गया 2520। बस ये जीरो साइड में लग जाएगी। ठीक है, सो देयर फोर दे शुड वॉक मिनिमम, कितना मिनिमम, दे शुड वॉक मिनिमम 2520 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, इन कंप्लीट स्टेप्स। ठीक है, सेंटीमीटर इन कंप्लीट स्टेप्स, तो बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमने एलसीएम फाइंड करना है। नाउ 14th वन इज प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स। बेटा ये देखो, ये डिट्टो सेम क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर पी और क्यू दे दिए और उनको बोल दिया प्राइम नंबर्स है, और यहाँ पर प्राइम नंबर्स ही दे दिए 3 और 5। मेरी बात को समझे, तो दोनों डिट्टो सेम प्रूफ हैं। ठीक है, बस आपने 3 और 5 की जगह पी और क्यू रिप्लेस कर देना। ठीक है जी, 3 और 5 की जगह पी और क्यू रिप्लेस कर देना। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ डू लेट चेक इन दी कमेंट सेक्शन, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था वन शॉट जो कि कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वन शॉट लेके आएंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का। तो बने रहिएगा, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।